नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे क्या 2024 में चुनाव हार जाएगी भाजपा और क्या आखिरी बार तिरंगा फहरा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी के लगातार 10वीं बार लाल किले से झंडा फहराने पर जेडीयू ने कसा है तंज, कहा यह आखिरी बार होगा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा में बड़ा भूचाल, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बड़ी फूट, जयंत चौधरी के करीबी नेता ने किया इसका दावा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि संजय राउत का बड़ा दावा, पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ी तो जरूर जीतेंगी प्रियंका गांधी, बीजेपी के लिए होने वाली है मुश्किल। और चौथी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का चुनावी पलड़ा, मध्य प्रदेश में भारी, बसपा और सपा के नेताओं ने थामा पार्टी का दामन। साथ ही साथ खबर में आपको आगे बताएंगे कि आम आदमी पार्टी ने लगा दिया है भाजपा पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप और सीएजी की रिपोर्ट का दिया गया है हवाला। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी के लगातार 10वीं बार लाल किले से झंडा फहराने पर जेडीयू ने कसा तंज, कहा यह आखिरी बार होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से लगातार 10वीं बार झंडा फहरा रहे हैं और दूसरी तरफ जेडीयू ने प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। जेडीयू ने यह भविष्यवाणी एक वीडियो के जरिए की है, जिसमें जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि जो वादे उन्होंने किए थे उसे पूरा नहीं कर पाने को लेकर यह आखिरी बार तिरंगा फहराने के बाद देश की जनता से माफी मांगेंगे। जेडीयू के ट्विटर हैंडल से वीडियो जारी हुआ है और 1 मिनट 52 सेकंड के इस वीडियो में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए निशाना साधा गया है और फिर अपील की गई है। जेडीयू की ओर से जारी इस वीडियो में बिहार में जातीय जनगणना को रोकने के आरोप लगाए गए हैं और साथ ही बिहार की जनता से माफी मांगने की अपील की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आखिरी बार पीएम मोदी तिरंगा फहरा रहे हैं, इसका दावा किया है जेडीयू ने और जनता से माफी मांगने को भी कहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में बड़ा सियासी भूचाल, जयंत चौधरी के करीबी नेता ने किया भाजपा में फूट का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। यही नहीं, अगर उनकी बात सही हुई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब हो सकती है। आरएलडी नेता का यह बयान ऐसे समय में आया है जब खुद जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जयंत चौधरी के नजदीकी और व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने दावा किया है कि जल्द ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा में बड़ी टूट होने वाली है। दोस्तों, इसी बीच आपको याद दिला दे कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट पर उनको बधाई भी नहीं दी थी, जिसके बाद अंदर खाने कई सारी खबरें सामने आ रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में लाने की कोशिश करे केंद्रीय नेतृत्व, और अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि भाजपा में बड़ी फूट देखने को मिले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जरूर करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ी तो जरूर जीतेंगी प्रियंका गांधी, बीजेपी के लिए होने वाली है मुश्किल, संजय राउत ने कर दिया है ये दावा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं तो उनकी जीत तय है, क्योंकि वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को बहुत ज्यादा चाहते हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया कि रायबरेली, वाराणसी और अमेठी की लड़ाई बीजेपी के लिए कठिन है। दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को मुंबई में संवाददाताओं के एक सवाल के जवाब में ये दावा किया गया है शिवसेना द्वारा। शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ जाती हैं तो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के खिलाफ जीत भी जाएंगी और प्रधानमंत्री को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वाराणसी से पीएम मोदी को हरा सकती हैं प्रियंका गांधी? तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को हल्के में नहीं ले सकती भाजपा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में जिस प्रकार से जमीन पर उतरकर प्रियंका गांधी ने ताबड़तोड़ मेहनत की थी, उसका यह नतीजा आया कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जबरदस्त बहुमत के साथ सरकार बनी। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक के चुनाव में भी प्रियंका गांधी की भूमिका देखी गई थी और इतना ही नहीं, जब तक राहुल गांधी की सदस्यता रद्द चल रही
थी तब तक अंदर खाने ये खबर भी आ रही थी कि अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो सकता था और चुनाव लड़ सकता था। दोस्तों लगातार प्रियंका गांधी का कद बढ़ता जा रहा है और उनकी मेहनत भी राज्य दर राज्य कांग्रेस के लिए रंग ला रही है। और अब ऐसे में ये बड़ा दावा कर दिया है संजय राउत ने, जो कि शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़वा दिया जाए तो प्रियंका गांधी वाराणसी से जीत जाएंगी, क्योंकि वहां के लोग प्रियंका गांधी को बहुत ज्यादा चाहते हैं। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का चुनावी पलड़ा और भी भारी, बसपा और सपा के नेताओं ने थामा पार्टी का दामन। मध्य प्रदेश में भाजपा को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं और दल बदल का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने बड़े तादाद में पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो वहीं अब बसपा और सपा के नेताओं ने भी अपनी पार्टियों का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, जिसमें विनोद पटेल और यूथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह यादव का नाम शामिल है। दोस्तों जब कोई पार्टी जीत के करीब होती है किसी राज्य में तो अमूमन ये देखा जाता है कि विरोधी पार्टी के बड़े बड़े नेता उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो समय से पहले हवा का रुख भाप लेते हैं। और जो बूथ लेवल से जो रिपोर्ट्स आती है, जहां पर जनता की आवाज़ को बूथ लेवल के लोग सुनते हैं, वहां से भी रिपोर्ट आती है कि किसके पक्ष में हवा है और किसकी सरकार बन सकती है। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत आता है वो ये कि जो नेता होते हैं, बड़े नेता, वो पार्टी में दल बदल करते हैं, एक दल से दूसरे दल में भागते हैं। कर्नाटक में भी यही दिखा, जब चुनाव से ठीक पहले जगदीश शेट्टार जैसे बड़े नेता ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि अंदर ही अंदर ये पता चल चुका था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है। और हुआ भी यही, बड़ी जबरदस्त बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में सरकार बना ली। और डिट्टो जो पैटर्न कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा था, वही पैटर्न यहाँ पर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। चाहे वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा की सरकार को घेरना हो, या फिर महंगाई के मुद्दे पर जनता को जागरूक करना हो, या फिर नेताओं का पाला बदल हो, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो। क्योंकि आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 भी अब किसी भी वक्त शुरुआत हो सकती है। तो दोस्तों तमाम समीकरण सेट है, मध्य प्रदेश की चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जीत के बेहद करीब खड़ी है। और मध्य प्रदेश की जीत जो 2018 में कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की थी, वो दोबारा दर्ज करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। और इस बार सिंधिया जैसा कोई नेता भी नहीं है जो बहुमत छीन के किसी और पार्टी को दे दे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो समर्थन में लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आम आदमी पार्टी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। संजय सिंह बोले घोटाले के सभी कीर्तिमान तोड़ दिए भाजपा ने। जी हां दोस्तों, क्या भाजपा ने घोटाले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। सोमवार को एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के सफाई की बात करती है, मगर एक खुलासा सीएजी रिपोर्ट के जरिए हुआ है जिसमें सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। संजय सिंह ने द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की दर से ये सड़क बनाई जानी थी। यहाँ पर प्रति किलोमीटर सड़क का दाम 250 करोड़ रुपए कर दिया। 75,000 किलोमीटर के भारतमाला प्रोजेक्ट में प्रति किलोमीटर सड़क 15 करोड़ रुपए में बननी थी, इसे बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया। ये 7.5 लाख करोड़ का घोटाला है। सीएजी की रिपोर्ट के जरिए ये खुलासा हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात में अडानी इंटरप्राइज लिमिटेड को काम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक और बेहद बड़ा खुलासा, पूरे देश में अडानी को ही काम सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सच बोलने आया हूँ। सांसद संजय सिंह ने पूरे इंडिया गठबंधन का आह्वान किया है कि इस घोटाले को सबके सामने लेकर आएं। और उन्होंने कहा कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत चल रहे प्रोजेक्ट में भी 20 करोड़ रुपए की घपलेबाजी हुई है। तो दोस्तों एक के बाद एक बड़े घोटाले का जिक्र किया है सांसद ने, संजय सिंह ने, और सीएजी रिपोर्ट का हवाला देकर बीजेपी को घेरा है और कई बड़े खुलासे किए हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगली बार पीएम नहीं बनेंगे नरेंद्र मोदी, बड़े नेता ने किया दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के चुनाव बस कुछ ही महीने दूर हैं और इसे लेकर कई दावे और प्रति दावे किए जा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम बहुमत
के साथ दोबारा सत्ता में आएंगे। और अब इसे वो लेकर वंचित नेता प्रकाश अंबेडकर ने आगामी चुनावों पर टिप्पणी की है। आगे इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य पर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि 2024 में कौन सत्ता में आएगा ये कहना संभव नहीं है, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे ये तो पक्का है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने लालू यादव से की मुलाकात, बिहार में बड़ा सियासी भूचाल। जी हां दोस्तों, यूपी के आजमगढ़ से भाजपा के सांसद एवं भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने 12 अगस्त को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात की फोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लालू प्रसाद यादव को भोजपुरी समाज का अभिभावक बताया। निरहुआ ने लालू प्रसाद के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हुए फोटो ट्वीट पर शेयर किया और इसमें वो लालू यादव के पैर छूते नजर आ रहे हैं। भाजपा सांसद ने अपने पोस्ट में लिखा कि भोजपुरिया समाज के अभिभावक आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद लेने के साथ ही उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी मिली। लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये पहला मौका रहा जब वो उनसे मिले और दोनों ने भोजपुरी को लेकर खूब चर्चा की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 50% कमीशन मामले पर सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज, बोले प्रियंका गांधी पर एफआईआर से सच्चाई नहीं छिपेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ पर एफआईआर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। भूपेश बघेल ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी का मिशन 50% कमीशन, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी पर एफआईआर करने से सच्चाई नहीं छुपेगी। जब ठेकेदार खुद लिख रहे हैं 50% कमीशन लिया जा रहा है तो आपको क्या प्रमाण चाहिए। बता दें कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया था कि कर्नाटक की भ्रष्ट भाजपा सरकार 40% कमीशन वसूलती थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने में लग गई है और कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली सरकार को भी सत्ता से हटा देगी। हालांकि बीजेपी ने इससे साफ इनकार किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने के आदेश देने से इनकार कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई को भी टाल दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ता द्वारा सर्वे पर अंतरिम रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना दोनों पक्षों की बात सुने हम कोई आदेश नहीं दे सकते। इस मामले पर दाखिल की गई दूसरी याचिकाएं भी 18 अगस्त को लिस्टेड हैं और इसलिए भी सभी को एक साथ वो सुनेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर पर भड़के कमलनाथ, कार्यकर्ताओं से बोले भ्रष्टाचार के सामने अब तनकर खड़े होने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, भाजपा ने एक ऐसा काम मध्य प्रदेश में किया है जिसके बाद अब भाजपा की मुसीबत बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश के तमाम थानों में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व सीएम कमलनाथ समेत अन्य नेताओं पर हो रही एफआईआर पर कमलनाथ ने पलटवार कर दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा है कि भ्रष्टाचार के सामने अब तनकर खड़े होने का वक्त आ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य की शिवराज सरकार सिर से पैर तक घोटालों से घिरी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर एवं जिलों के थानों में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, अरुण यादव एवं कांग्रेस नेता शोभा ओझा पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर को लेकर अब प्रदेश की राजनीति गर्माने लगी है और दोनों ही प्रमुख दलों के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के लिए कांग्रेस तैयार, राहुल गांधी को भेजा गया न्योता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण धूमधाम से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सफल बनाया और दोनों के लिए सफल रहा। और यात्रा जब शुरू हुई थी तब बीजेपी के नेता बोलते थे कि ये यात्रा कभी पूरी ही नहीं हो सकती, राहुल सीरियस नेता नहीं है, लेकिन भाजपा के तमाम दावे झूठे साबित हुए, गलत साबित हुए और इनको गलत साबित करते हुए राहुल गांधी ने इस यात्रा को पूरा किया और अब ये खबर है कि इसका दूसरा चरण भी जल्द शुरू होगा। इस बार राहुल गांधी और पार्टी की नजरें आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों पर होगी। गुजरात कांग्रेस ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमिका पर भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का उद्घाटन करने के लिए राहुल गांधी को आमंत्रित करने का फैसला किया है। पहले
चरण की अपार सफलता के आधार पर इस यात्रा के दूसरे चरण में पूर्व से पश्चिम तक के राज्यों को कवर करते हुए लोगों से जुड़ने की तैयारी है। राज्य के महत्व पर जोर देते हुए गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने बताया कि हमने राहुल गांधी की गुजरात से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निमंत्रण दिया है, जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि है। गुजरात को चुनने का प्रतीकात्मक महत्व इस राजनीतिक पहल को महत्व देता है। गुजरात चुनाव 2022 के दौरान कई लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण को लेकर स्थानीय कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया गया कि यात्रा यहां से गुजरी या नहीं। अब गुजरात कांग्रेस के लोग यहां की जनता के सवाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्र के खिलाफ केरल की वामपंथी सरकार ने फूका बिगुल, किया बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान। जी हां दोस्तों, केरल में सत्तारूढ़ CPIM ने सोमवार को केंद्र पर राज्य पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया और 11 सितंबर से भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। दोस्तों, पुथुपल्ली विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के बीच CPIM के राज्य सचिव MV गोविंदन ने भी राज्य में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन पर निशाना साधा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। MVA में कोई भ्रम नहीं, मुंबई में होगी विपक्षी गठबंधन की बैठक, भतीजे से मुलाकात को लेकर बोले शरद पवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर पवार ने बारामती में कहा कि MVA एकजुट है। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया की अगली बैठक का सफल आयोजन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी की इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि पहले संसद पहुंचे फिर लड़े अगली लड़ाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर पति रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं दोस्तों, प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछे जाने पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है कि प्रियंका गांधी को संसद पहुंचने के लिए लोकसभा चुनाव का विकल्प चुनना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि संसद उनके लिए सबसे सही जगह है और जब वो संसद में जाएंगी तो देश के लिए और बेहतर काम कर सकेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस क्यों लगा रही है गौरव गोगोई पर बड़ा दाव, पूर्वोत्तर से लेकर समूचे देश के लिए बनाई बड़ी योजना। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के करीबी लोगों में शामिल पूर्वोत्तर के युवा चेहरा और सांसद गौरव गोगोई पर अब कांग्रेस बड़ा दाव लगाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं के मुताबिक पार्टी अब नए चेहरे की फहरिस्त में न सिर्फ गौरव गोगोई को आगे करेगी बल्कि पार्टी के कुछ अन्य चुनिंदा युवा नेताओं को भी आगे करके 2024 में सियासत का नया दाव लगाने जा रही है। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि इस मानसून सत्र में जिस तरीके से गौरव गोगोई कांग्रेस के बड़े चेहरे बनकर सामने उभरे हैं, उससे न सिर्फ पार्टी खुद को नॉर्थ ईस्ट में मजबूती से खड़ा करती देख रही है बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक में युवाओं की ऐसी ही नई पीढ़ी के साथ लोकसभा चुनावों में अपनी सियासी चौसर बिछाने की पूरी योजना बना चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भरतपुर में खुलकर सामने आई बीजेपी की गुटबाजी, टिकट के दावेदारों ने अलग अलग निकाली तिरंगा यात्रा। जी हां दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले की भरतपुर विधानसभा सीट पर अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। भाजपा में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। अमृत महोत्सव के अवसर पर भरतपुर विधानसभा सीट पर टिकट के कई दावेदार अलग अलग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों में इस बात की काफी चर्चा है कि बीजेपी में गुटबाजी है और ये चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाएगी। 13 तारीख को बीजेपी से भरतपुर सीट पर अपने आप को टिकट के दावेदार मानकर देवेंद्र चामड़ ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाल ली थी। दोस्तों, एक ही सीट पर अलग कई सारे दावेदार और सारे दावेदार एकजुट नहीं बल्कि अलग अलग होकर अपने समर्थकों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और इससे स्थिति स्पष्ट है कि भाजपा का अपना ही वोटर बंटता हुआ नजर आ रहा है और अगर वो बटा तो भाजपा को राजस्थान में फिर से झटका लगना तय है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जब महिलाओं को समाज में मिलेगा सम्मान तभी सफल होगा भारत, राहुल गांधी ने इंदिरा फेलोशिप से जुड़ने की कर दी अपील। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने एक और बयान से देश की महिलाओं का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि भारत वास्तव में तभी सफल होगा जब महिलाओं को समाज में समान स्थान मिलेगा। दोस्तों, महिलाएं आधी वोट हैं, आधा वोट बैंक महिलाओं का है, लेकिन यहाँ बात महिलाओं के वोट की नहीं है, यहाँ बात महिलाओं के सम्मान की है और इसीलिए राहुल गांधी ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि जब समाज में महिलाओं को समान स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तभी देश वास्तव में सफल होगा।
वहीं दोस्तों राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिलाओं को राजनीति में अपना उचित स्थान लेना चाहिए और भारत की नियति को आकार देना चाहिए। इस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा फेलोशिप में आवेदन करने के लिए एक लिंक भी साझा किया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि भारत वास्तव में तभी सफल होगा जब महिलाओं को हमारे समाज में समान स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा और इंदिरा फेलोशिप महिलाओं को सशक्त बनाने और राजनीति में बदलाव लाने का प्रयास करती है। उन्हें राजनीति में अपना उचित स्थान लेना चाहिए और भारत की नियति को आकार देना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बारिश से मचा हाहाकार, 51 लोगों की मौत, सीएम ने आपात बैठक बुलाई। अमित शाह समेत कई नेताओं ने जताया शिमला को लेकर दुख। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच भारी बारिश से तबाही का दौर जारी है। राज्य जगह जगह बादल फटने व भूस्खलन से अब तक 38 लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार आपदा के कारण राज्य में 752 सड़कें बंद हैं। कालका शिमला रेल मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।